अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है द सेम पार्ट 2 प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। लास्ट टाइम हमने पेपर सी में से किया था, वही हमने आज उसके जो पार्ट 2 रह गया, यानी थोड़े से पॉइंट्स दो वो कंप्लीट कर लेंगे। इंप्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी, यानी फूड क्वालिटी की इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, एंड हार्मोन प्रोडक्शन जो है वो सारा डिटेल में पढ़ेंगे। आपको समझ आ जाएगी इसका क्या मकसद है या कैसे ये सारा काम होता है। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। और इसके अलावा जो है आप इसको वीडियोस को हर लेक्चर्स को फुल वॉच किया करें और इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें ताकि डीएम करके आप पूछ सकें किसी भी टॉपिक के बारे में और हम फिर उसको डिस्कस कर लेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, हम पढ़े जेनेटिक इंजीनियरिंग के बेनिफिट्स कह लें, प्रैक्टिकल यूज़ कह लें, यानी एप्लीकेशंस कह लें कि किस तरह से हम इस जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो पूरा हमने एक टॉपिक पढ़ लिया है या चैप्टर में कुछ उसकी इंफॉर्मेशन हमने ली है, तो फिर जाहिर है उस इंफॉर्मेशन को हम कहीं यूज़ भी तो करेंगे ना। तो अब इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड क्वालिटी में ये कि क्वालिटी इंक्रीज करनी है, उसकी खासियत या खुसूसियात इंक्रीज करनी है फूड की, जो हम फूड इनटेक कर रहे हैं। ठीक है, जैसे उन्होंने कहा अल्ट्रेशंस इन द फैटी एसिड बायोसिंथेटिक पाथवेज। अगर हम जो फैटी एसिड बायोसिंथेटिक पाथवेज है इनको चेंज करें, हैव बीन यूज्ड टू प्रोड्यूस, अब इनको चेंज कर दिया जाए या इसमें कुछ ना कुछ वेरिएशंस वगैरह कर दी जाए, द प्रोडक्शन ऑफ द सैचुरेटेड फैट्स बनाए जाएं इन सोयाबीन में, जिसको हम ग्लाइसिन मैक्स कहते हैं, यानी उसका साइंटिफिक नेम साथ ही इसको लर्न करें। केनोला, जिसको ब्रासिका नेपस कहते हैं। यानी ऐसे है कि हमने जो फैटी एसिड का बायोसिंथेटिक पाथवे है, यानी फैटी एसिड बनने का जो पूरा पाथवे है प्लांट्स के उसमें, यानी जैसे फोटोसिंथेसिस वगैरह हो रही है या डिफरेंट, आपको पता है हम डिफरेंट साइकिल्स पढ़ते हैं प्लांट्स के केस में भी और एनिमल्स के केस में भी, जब ये बायोमोलिक्यूल्स वगैरह बनते हैं, फैटी एसिड, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, किस रिएक्शन से किस किस साइकिल से ये बनते हैं। तो अगर हम फैटी एसिड के साइकिल में से थोड़े से चेंजेस करें और उस चेंजेस के रिजल्ट में हम सैचुरेटेड फैट्स बना दें सोयाबीन में, जिसको हम ग्लाइसिन मैक्स कहते हैं या फिर ब्रासिका नेपस में, शुड बी टॉक अबाउट द साइंटिफिक नेम, ग्लाइसिन मैक्स और ब्रासिका नेपस में अगर हम इस तरह से चेंजेस करें कि उसमें हम सैचुरेटेड फैट्स बना सकें, क्योंकि वही ज्यादा जरूरत चीज है अनसैचुरेटेड की निस्बत। तो अब ये जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज करके चेंजेस बना के हम इसको बना लेते हैं सैचुरेटेड फैट्स, उसमें बन जाते हैं जब उसमें थोड़ा सा एंजाइम्स वगैरह की वेरिएशन कर दी जाए, क्योंकि जेनेटिक लेवल पे बहुत थोड़े लेवल पे आप उसको आसानी से चेंज कर सकते हो, तो उसमें फिर क्वालिटी जो है वो इंक्रीज कर जाती है। उसके अलावा है जी अल्टरनेशंस इन द स्टार्च कंटेंट ऑफ द पोटैटो सोलेनम ट्यूबरोसम, यानी सोलेनम ट्यूबरोसम में हम ऐसा चेंज लेकर आए कि उसमें जो स्टार्च का कंटेंट है ना वो और अच्छा हो जाए या और ज्यादा हो जाए, क्योंकि आपको पता है इसमें सोलेनम ट्यूबरोसम में स्टार्च अच्छी उसमें क्वांटिटी में होता है, तो इस कंटेंट को और बढ़ाने के लिए हम उसमें ऐसे चेंजेस कर लें। न्यूट्रिशन क्वालिटी ऑफ प्रोटीन्स इन मेज कर्नल्स, मेज कर्नल में प्रोटीन की न्यूट्रिशन क्वालिटीज को बढ़ाने के लिए कुछ चेंजेस किए जाएं। आर्ट डेवलप, यानी ये बना चुके हैं ना, मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँ कि हम इन चीजों में ये चेंज ला चुके हैं और फिर उससे हम फायदा उठा रहे हैं। जीन ट्रांसफर हैज आल्सो बीन यूज्ड टू प्रोड्यूस द डेस्पायरल प्रोडक्ट्स, यानी हम ऐसे प्रोडक्ट्स जो हैं वो डेस्पायरेबल प्रोडक्ट्स भी बना देते हैं दैट प्लांट्स डू नॉट नॉर्मली मेक, यानी ऐसे प्रोडक्ट्स जो प्लांट्स नॉर्मली नहीं बनाता, लेकिन अगर उसके जेनेटिक मेकअप में किसी साइकिल में हम कोई चेंज करते हैं तो प्लांट वो वाला प्रोडक्ट भी बनाना शुरू कर देता है। द पॉसिबिलिटीज रेंज फ्रॉम पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल, यानी पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल बना सकता है फ्रॉम यूज टू फ्रॉम विच इज टू मेक द यूज टू मेक द प्लास्टिक, यानी प्लास्टिक बनाने के लिए हमें एक कंपाउंड चाहिए पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल, यहाँ तक कि उसकी पॉसिबिलिटीज भी है कि हम पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल भी बनवा सकते हैं प्लांट से। ठीक है, और फिर उसको प्लास्टिक बनाने में यूज कर लें। तो इस तरह बहुत सी जेनेटिक वेरिएशन जो है वो की गई हैं और भी होती रहेंगी साथ साथ। इसके अलावा है जी हार्मोन प्रोडक्शन। अब हार्मोन प्रोडक्शन में ये है कि आपको पता है प्लांट्स हो एनिमल्स हो, हार्मोन की प्रोडक्शन तो होती है, ठीक है ना, साइकिल्स हैं और हर चीज को एक वो कहते हैं कंट्रोल में करने के लिए हार्मोन्स की जरूरत पड़ती है। प्लांट में भी हम इस तरह डिफरेंट हार्मोन बना सकते हैं और उसकी टाइमिंग आगे पीछे कर सकते हैं कि हमें इस टाइम पे चाहिए, इस टाइमिंग पे नहीं चाहिए, या जहां नहीं बन रहा हम उसको बनवा लेते हैं उस टाइम पे। हार्मोन की प्रोडक्शन की बात कर रही हूँ। उससे फिर ये होता है कि ये जो सारा जेनेटिक इंजीनियरिंग का इसका ये फायदा होता है कि वो हार्मोन जो है वहां पे बन जाता है और वो हार्मोन बनने से जो है हमें जो भी फायदा होने वाला था या जो नहीं हो रहा था उसके बगैर फिर हम उस बेनिफिट को उठा ले। लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज यूज्ड टू अल्टर द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट,
ग्रोथ और डेवलपमेंट को भी प्लांट में जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग को ऐसे चेंज करवाया जा सकता है। नॉर्मली जिस तरह से ग्रो कर रहा है उसमें कुछ चेंजेस करके उसकी ग्रो को अच्छा किया जा सकता है, उसकी डेवलपमेंट को इंक्रीज करवाया जा सकता है। एग्जाम्पल जनरली अल्टर्ड फॉर्म ऑफ द इथाइलिन, अगर हम इथाइलिन बायोसिंथेटिक इंजाइम यानी ऐसा इंजाइम जो इथाइलिन बना रहा है उसको हमने चेंज किया, एक अल्टर फॉर्म बना ली, इट हैज बीन ट्रांसफर्ड इनटू टोमेटो, इसको ट्रांसफर कर दिया टोमेटो के अंदर, ठीक है। यानी जो जीन उसमें इंजाइम था ना इथाइलिन बनाने वाला एंजाइम, उसमें थोड़े से चेंजेस किए, अब वो थोड़ा डिफरेंट हो गया। टोमेटो प्लांट्स रिजल्ट इन द डिमिनिश्ड इथाइलिन प्रोडक्शन एंड आ सिग्निफिकेंट डिले इन द फ्रूट राइप। क्या किया, एक्चुअली होता है एक एंजाइम टोमेटो के अंदर जो बनाएगा हमारे पास इथाइलिन, यानी इथाइलिन प्रोड्यूसिंग एंजाइम जिसको आप नाम दे दो। तो अब उसमें जिस टाइम पे नॉर्मली या नेचुरली पोटैटो में वो एंजाइम बन रहा था ना, उसको साइकिल को इस तरह से मॉडिफाई किया कि अब वो इथाइलिन को ना बनाए। अब जब उसमें इथाइलिन नहीं बनेगा, आपको पता होगा कि इथाइलिन का जो पर्पस होता है वो होता है राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में, कि फ्रूट्स में वो पक जाए। यानी फ्रूट से मुराद यही है कि टोमेटो जो भी फ्रूट है, प्लांट का फ्रूट को आप फल कहते हो ना, कि वो पक जाए, तो हम उसकी राइपनिंग को डिले कर देते हैं। डिले करने से फिर फायदा क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ द म्यूटेंट फॉर्म ऑफ द इथाइलिन, जब हम उसमें म्यूटेंट फॉर्म डालते हैं इथाइलिन रिसेप्टर जीन की इन द टोमेटो, रेंडर्स द फ्रूट इनसेंसिटिव टू द इथाइलिन, उसमें जब हमने वो जो रिसेप्टर था उसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया तो इथाइलिन से वो बिल्कुल क्या हो जाता है, इनसेंसिटिव होता है, कि अगर इथाइलिन निकलेगा भी तो उस पर कोई असर इस चीज का नहीं होगा। एंड दे रिमेन गोल्डन कलर, और वो गोल्डन कलर के ही रहते हैं टिल 100 डेज, 100 दिन तक, 2 महीने 10 दिन तक वो गोल्डन कलर, 10 दिन नहीं बल्कि 40 दिन, ठीक है, वो गोल्डन कलर ही रहते हैं, यानी 2.5 महीने तक आफ्टर पिकिंग। वेयर एज अनट्रीटेड, अगर हम अनट्रीटेड फूड लें, टर्न डीप रेड, वो जल्दी से रेड हो जाते हैं, एंड बिगैन टू रॉट इन फ्यू डेज, और कुछ ही दिनों में वो गलना सड़ना शुरू हो जाते हैं। बात दोबारा रिपीट करती हूँ ताकि आपको आसान अल्फाज में समझा सकूं। एक टोमेटो है, ठीक है, यानी टोमेटो प्लांट है, अब वो राइप करता है कुछ दिनों में, यानी कुछ दिन लगते हैं, फौरन पक जाता है जो, यानी जैसे आपने उसको उतारा है पौधे से, आप ले आए हो जी, आप उसको अपने स्टोरेज रूम में रख रहे हो या स्टोर कर लिया, फौरन 2-4 दिनों में वो जो है पकना शुरू हो जाता है, रेड हो जाता है, यहाँ तक कि वो गलना सड़ना शुरू हो जाता है, उसकी रोटिंग शुरू हो जाती है। अब इस प्रॉब्लम से बचने के लिए, क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लिया जाता है जब फ्रूट और उसको स्टोर करवाया जाता है, तो वो फिर इस तरह की चीज से तो वो सारा बर्बाद हो जाएगा, ठीक है, और उसका नुकसान होगा। तो फिर क्या किया, उसमें एक रिसेप्टर में थोड़ा सा हमने चेंज किया, जो इथाइलिन का रिसेप्टर था, जीन रिसेप्टर था टोमेटो में, उसको हमने चेंज कर दिया जेनेटिकली, तरह से उसमें चेंजेस किए और उसको म्यूटेंट फॉर्म उसके अंदर इंसर्ट कर दी। उसका फायदा ये हुआ कि जो टोमेटोज थे ना, अब वो 100 डेज तक गोल्डन ही रहेंगे, 100 डेज के बाद जाके कहीं वो पिंक और फिर रेड होना शुरू होंगे। यानी जो उसकी पकने की टाइम है ना, उसका ज्यादा टाइम होगा, उसको राइपनिंग में मिल जाएगा। उससे ये होगा कि जो स्लोली स्लोली हो रहे हैं वो यूज होते रहेंगे या वो सेल होते रहेंगे, बाकी जो पीछे पड़े हैं उनके खराब होने का खतरा फिर जो है वो कम हो जाएगा। तो ये फिर फायदा हुआ कि उसमें हार्मोन प्रोडक्शन हमने क्या कर दी, स्टॉप कर दी, कि इथाइलिन वहां पे ना बने, या फिर अगर बन भी रहा है तो जो रिसेप्टर था वो इनसेंसिटिव हो जाए, और अगर इथाइलिन बन रहा है तो वो उसके जो रिजल्ट में उसका कोई रिस्पॉन्स ना दे, क्योंकि हार्मोन की सिक्रेशन पे रिस्पॉन्स देता है ऑर्गेनिज्म। तो सच फ्रूट करते हैं, सच फ्रूट्स इंड्यूस टू राइप एप्लीकेशन ऑफ द इथाइलिन, यानी जब जैसे ही उसमें एप्लीकेशन की जाती है इथाइलिन की, वो उसी वक्त पक जाते हैं, व्हेन दे आर अराइव टू मार्केट, जब उसको मार्केट में लाए तो वो दोबारा उस पर अप्लाई कर दिए जाते हैं इथाइलिन, ताकि वो जल्दी से पक जाए। तो लेकिन वो जो बड़ा एक मैस डैमेज होना होता है या मैस रूट रॉट होना होता है ना फ्रूट्स का, वो नहीं होता, फिर वो बच जाते हैं इस नुकसान से, ठीक है, आप समझ आ गई होगी। उसके अलावा क्या है जी, म्यूटेंट फॉर्म्स ऑफ द इथाइलिन रिसेप्टर जीन फ्रॉम द अरेबिडोप्सिस। इसके अलावा इसी तरह हम ये जो इथाइलिन रिसेप्टर की म्यूटेंट फॉर्म थी ना, इथाइलिन रिसेप्टर, जिसने रिसेप्टर ने रिसीव करना है हार्मोन को और रिस्पॉन्स देना है, उसकी जो म्यूटेंट फॉर्म थी उसको लिया गया है जी अरेबिडोप्सिस से। अरेबिडोप्सिस हैव बीन यूज्ड इन सेनेसेंस, उसको क्या किया, डिले सेनेसेंस, के वो सेनेसेंस को डिले करे। सेनेसेंस क्या कहते हैं, एजिंग को कहते हैं ना, सेनेसेंस और विल्टिंग ऑफ फ्लावर, यानी जो फूल हैं उनकी सेनेसेंस, उनका एज का बढ़ना या उनका ग्रो करना इस हिसाब से कि उनकी उम्र बढ़ जाए और वो अपना विल्टिंग के प्रोसेस की तरफ जाना शुरू कर जाए, मुरझाने लग जाए। तो उसमें भी जो रैबिडोप्सिस से इस रिसेप्टर को म्यूटेंट बना के यूज किया गया, ताकि प्लांट के जो पौधों के फूल हैं, फ्लावर्स हैं, वो ना जल्दी जल्दी खराब हो, ठीक है। सो ट्रांसफर ऑफ द म्यूटेंट रिसेप्टर जीन टू द पिटूनिया, इसी तरह पिटूनिया प्लांट्स पे जब चेंज किया तो इस रेंडर्स ऑफ फ्लावर्स, उसने फ्लावर्स को क्या कर दिया, इनसेंसिटिव टू द इथाइलिन, उसने भी इथाइलिन से इनसेंसिटिव बना दिया, रिजल्टिंग टू इनटू द लॉन्गेविटी ऑफ द फ्लावर, यानी उससे भी यही फायदा हुआ कि जो फूल है, ये जो पेटूनिया और रैबिडोप्सिस से आ रहे हैं ना हमारे पास, ये फ्लावरिंग के लिए हैं। ये जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं ना, उसमें भी तो होता है ना खतरा के फूल जल्दी जल्दी मुरझा जाता है जैसे पौधे से अलग होता है, तो क्योंकि फिर डेकोरेशन वगैरह में
ये फ्रेश फूड्स और बुकेज वगैरह में यूज होते हैं, तो फिर इनको भी सेव करने के लिए इसमें इस तरह की जो बिग बिग इंडस्ट्रीज हैं, फ्रूट इंडस्ट्रीज, कट फ्लावर इंडस्ट्रीज हैं, उसके लिए फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट उसका रोल हो जाता है कि वो जल्दी से फूल जो है वो मुरझाते नहीं है। तो द फ्लावर फ्रॉम द ट्रांसजेनिक प्लांट्स, इसी तरह जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स यानी ये जो ट्रांसजेनिक था ना उसमें चेंज आ चुका है, दे आर वाइबल डे आफ्टर, यहाँ यानी कि वो वाइबल रहते हैं पोलिनेशन के बाद भी। एंड दिस काइमेरिक जीन इज ग्रेट इंटरेस्ट इन द कट फ्लावर इंडस्ट्री, जो कट फ्लावर की इंडस्ट्री है जहाँ पे फूलों को तोड़ा जाता है और फिर उसको डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है, जैसे फ्रेश आपको जो पत्तियां वगैरह मिलती हैं ना, तो वो फिर उस वक्त तक ही वो सही रह सकती है अगर उसमें इस तरह का कोई जेनेटिक मेकअप किया गया। इसके अलावा जी क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग हैव आल्सो बीन यूज्ड, और इसको कहाँ यूज किया गया है, टू मैनिपुलेट द साइटोकाइनिन प्रोडक्शन, कि साइटोकाइनिन प्रोडक्शन को भी थोड़ा मैनिपुलेट करें, उससे थोड़ा सा फायदा उठाएं। कैसे उठाना है हमने साइटोकाइनिन से फायदा, द कोडिंग सीक्वेंसेस ऑफ एन एग्रोबैक्टीरियम जीन, अब ये एग्रोबैक्टीरियम जीन था जो इसका पूरा कोडिंग सीक्वेंसेस था फॉर एन एंजाइम दैट सिंथेसाइज साइटोकाइनिन, जिसने साइटोकाइनिन बनाना है। एग्रोबैक्टीरियम में ऐसा कोड था जिसने साइटोकाइनिन एंजाइम की प्रोडक्शन के लिए जो यानी कोड करेगा और फिर साइटोकाइनिन प्रोडक्शन की जाएगी। आपको पता है ना कोडिंग होती है तो फिर एंजाइम्स की प्रोडक्शन होती है, प्रोटीन बनते हैं। सो दैट फ्यूज्ड टू प्रमोट द सीक्वेंसेस ऑफ द अरेबिडोप्सिस जीन, यानी अरेबिडोप्सिस जीन को वो प्रमोट कर सकता है, एंड दैट इज एक्सप्रेस्ड ओनली इन द सेनेसेंट लीव्स। ये किसमें एक्सप्रेस करेगा, सेनेसेंट लीव्स में, यानी वो लीव्स जिनकी एज ज्यादा हो गई है या जो भी अपनी ग्रोथ की तरफ ज्यादा बढ़ है। सो व्हेन दिस काइमेरिक जीन वाज ट्रांसफर्ड, जब इसी काइमेरिक जीन को ट्रांसफर किया जाएगा इन टोबैको प्लांट, अरेबिडोप्सिस से लिया था उसको सारा मतलब वो किया एग्रोबैक्टीरियम से सॉरी लिया था और उसको सारा चेंज वगैरह करके जेनेटिकली उसको इंजीनियर किया, उसको टोबैको प्लांट्स में डाल दिया। द प्रोडक्शन ऑफ द साइटोकाइनिन इन द एजिंग लीव्स, जब प्रोडक्शन ये साइटोकाइनिन की एजिंग लीव्स में ज्यादा होगी, ड्रामेटिकली डिलेटेड, उसको क्या किया, डिलेटेड सेनेसेंस, जैसे ही उसमें साइटोकाइनिन ज्यादा बढ़ा तो उसने सेनेसेंस को क्या कर दिया, डिले कर दिया। एंड इफ दिस डिलेड सेनेसेंस इफेक्ट कुड मेक इन दी टू ऑपरेट इन द डिजायरेबल प्लांट्स, अदर अगर प्लांट्स में भी इसको किया जाए, सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द यील्ड माइट रिजल्ट, इससे फायदा यही होगा कि यील्ड पे फर्क आएगा, जो पैदावार आएगी ना उसका फायदा होगा, क्योंकि वो जल्दी से ग्रो नहीं करेंगे, वो जल्दी से ओल्ड नहीं होंगे, प्लांट्स का जो डेथ का साइकिल है या कह लो वो अपनी एज की तरफ या सेनेसन की तरफ नहीं जाएगा, और उसकी वही फिर जो उसका लाइफ टाइम है ना वो इंक्रीज कर जाएगा। तो इस तरह जेनेटिकली इंजीनियर करके हार्मोन्स की प्रोडक्शन के साथ तो हम ये सारे फायदे उठा सकते हैं। तो आई होप कि लेक्चर आपको इजी भी लगा होगा और समझ भी आ गई होगी। तो अगर ऐसा है तो लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट्स में बताएं आपको लेक्चर्स कैसे लगते हैं, और अगर किसी भी टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं। मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, दुआओं में जरूर याद रखें।